अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर। ये है, मैं हूं शाजिया अकरम। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं समी इब्राहिम और सईद काजी। आज हम बात करेंगे कानून और इंसाफ की, जो कि सबके लिए बराबर है, चाहे कोई गरीब हो या अमीर, क्योंकि कोई भी मुआशरा कानून की हुक्मरानी के बगैर कायम नहीं रह सकता। और शायद यही वजह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने अपने बेटे को भी आज इंसाफ के कटहरे में बुलाया है। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के बेटे अरसलान इफ्तिखार पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने एक बिजनेस टाइकून के ज़ेर इल्तवा केसेस उन्हीं के हक में कराने के लिए उनसे करोड़ों रुपए लिए हैं। मीडिया इस खबर को बिल्कुल उसी तरह से हाईलाइट कर रहा है जिस तरह हम लोग दीगर मुकदमात को सामने लाया जाता है। और आज हम इसके और मजीद क्या पहलू हैं उस पर भी बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की साबिक सदर आसमा जहांगीर का ये कहना है कि उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। आसमा जहांगीर ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किन किन खदशात का इजहार किया, क्या कहना था उनका, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। और आज का सवाल हम आपको बताएं, सवाल हमारा आज ये है कि क्या आप समझते हैं कि ड्रोन हमलों से पाकिस्तान की निजात मुमकिन है? इस पर अपनी राय दीजिए, SMS कीजिए, हमें कॉल कीजिए या ईमेल के जरिए अपनी राय का इजहार कीजिए। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो समी साहब और काइस साहब से आज के दिन की ताज़ा खबरें क्या हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आज की अहम और खबरें क्या हैं, क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, ये ताज़ा दिन खबरें ले लेते हैं समी साहब और काजी साहब से। सबसे पहले काजी साहब से लेते हैं। जी काजी साहब। शाजिया, पहली खबर तो आज ये है कि KPK में खसरे की वबा फूट पड़ी है। 740 बच्चे रिपोर्ट हुए हैं और बहुत से अनरिपोर्टेड हैं। ये टीचिंग हॉस्पिटल जो है वहाँ पर 12 बच्चों की हलाकत हो चुकी है। इसकी जो वजह बताई गई है वो ये कि बहुत ज़्यादा पोलियो की वैक्सीनेशन पे जोर था, वो भी मुकम्मल नहीं हो सकी। मगर इसके साथ जो 7 और बीमारियां थी जिसके लिए 7-8 माह से लेकर 15 माह के बच्चे को ये वैक्सीनेशन करनी चाहिए, वो नहीं हुई और जिसकी वजह से ये बच्चे मर रहे हैं। तो ये इसे भी आप क्या कहेंगे कि तिब्बी टेररिज्म है या ये क्या है? ये मासूम बच्चों की हलाकतें, और वो अभी ख़तरे में हैं और बहुत से इलाकों में वो इमदाद के यानी मुंतज़िर भी हैं। और दूसरी खबर कराची के ज़मीन में HRCP की रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने बताया है कि अब तक इस साल 740 हलाकतें हो चुकी हैं। पिछले साल 1700 से ज़ायद हुई थी। एंड व्हाट गोज़ विदाउट सेइंग शाजिया वो ये कि टोटल एक हमें नाकामी और कलेप्स नज़र आता है वहाँ पे लॉ एनफोर्समेंट का, चाहे वो सिविलियन हो या चाहे वो आए हुए हैं वहाँ पे रेंजर्स वगैरह, और तमाम सियासतदान एक दूसरे पे फिंगर पॉइंटिंग कर रहे हैं। लगता है ये सारे मासूम हैं या सारे इसमें शामिल हैं। नीचे बत्ता भी चल रहा है, तावान भी चल रहा है। तो ये है कराची अरूसुल बिलाद की जो तकदीर बना दी है इन लोगों ने। उसके बाद शाजिया ये जो खबर तीसरी मैंने मुंतखब की है, ये खबर एक एडिटोरियल है गार्जियन का। एक बड़ा प्रेशर आ रहा है और ओबामा पे शदीद तनकीद हो रही है, सदर ओबामा पे, ख़ास तौर पे ड्रोन हमलों के हवाले से। और उसमें उन्होंने खासी अहम डिटेल्स जो हैं वो वाजे की हैं कि कोई प्रोसीजर वो नहीं बता रहे कि जब वो फैसला करते हैं कि एट द लास्ट रिजल्ट कहाँ पे उन्होंने अटैक करना है, और जैसे समरी एग्जीक्यूशंस का नाम दिया है उन्होंने कि समरी एग्जीक्यूशंस हो रही हैं। और इसके अलावा जो अहम बात इसमें पॉइंट आउट की गई है कि जितनी ओबामा की बुनियादी पॉलिसीज थी, मसलन रेंडिशन थी कि दूसरे, अगर आपके मुल्क में एक कानून है और वो जो थोड़ी सी रियायत देता है या उसके जो राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करता है किसी प्रिजनर को, तो उसको दूसरे मुल्क में भेज दें, उसको कंटिन्यू रखा उन्होंने। इसके अलावा जो और जो भी बुश की पॉलिसीज़ थी उनको कंटिन्यू रखा। मैंने इसलिए इसको शामिल किया शादिया कि एक इंटरनेशनल प्रेशर पहली दफ़ा एक शिद्दत से वेस्ट के अपने मीडिया में एक स्टेप अप हो रहा है, तो हमें उसके साथ आवाज़ मिलानी चाहिए और हमें अपनी डिप्लोमेटिक लेवल पे जो है अपनी आबादियों को निजात दिलानी चाहिए इनसे। और फिर मैं ये साथ जिक्र कर दूँ कि ये कह रहे हैं वो या लिबी जो मारे गए हैं अल-कायदा के, जो कहा जाता है कि दूसरे एक यानी अहम लीडर थे, ये 2 दफ़ा पहले मर चुके हैं। मुतअद्दिद दफ़ा ऐलान किया जा, 28 मई को मारा इन्होंने, फिर बच के बगराम जेल से ये भाग चुके हैं। यार दोगा आपको कि तोरा बोरा से उसामा को भी भगा दिया गया था। तो ये 200-250 लोगों की एक इंतहाई एक मुंतशिर किस्म की ऑर्गेनाइजेशन रह गई है। बकौल उनके जो आखिरी मैंने कॉलम यहाँ कोट किया था इस प्रोग्राम में, उनका एक अहम आदमी है जो पहले CIA में भी काम कर चुके हैं और अब लिखते हैं, वो कह रहे हैं कि ये कोई इंपॉर्टेंट, अब इसकी कोई अहमियत नहीं रहेगी। तो ये एक ख़ास तौर पे ये लगता है कि जो आज फिर लिबी, और ये वाइट हाउस ने कहा है और कुछ दिनों के बाद कोई पता नहीं, दोबारा पता चले नहीं जी वो वहाँ से भाग गए थे और फिर उन्हें मारना पड़ता है। तो ये हमें और हमारी हुकूमत को चाहिए कि ये जो एक शुरू हो गया है, स्टेप अप हो गया प्रेशर आलमी मीडिया में, इसके साथ आवाज़ मिलाए और इससे अपनी आबादियों को निजात दिलाए। ठीक।
समय साहब। शाजिया, मैंने आज जिन खबरों का इंतखाब किया है उनमें पहले नंबर पर गुजरांवाला और शेखुपुरा में कुछ लाइनिंग मटेरियल बनाने वाली फैक्ट्रीज़ हैं जिनमें पत्थर को पीसा जाता है और फिर उसमें कुछ केमिकल्स मिलाकर जो स्टील की जो पाइप्स होती हैं उनका जो लाइनिंग मटेरियल है वो तैयार किया जाता है। उन फैक्ट्रियों में जो काम करने वाले मज़दूर हैं उनको ना तो कोई हिफाजती मास्क दिए गए, ना उन्हें लिबास दिए गए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि बेपनाह अमवात हुई। सिर्फ डेरा गाजी खां के नज़दीक एक चोटी बाला के पास एक छोटा सा गांव है जहाँ पे 30 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं। वो गरीब लोग जनूबी पंजाब के, जो वहाँ पर तो कोई उनके पास रोज़गार के मौके नहीं हैं और अब उन्होंने इसीलिए गालबन उनके यहाँ एक वो डिमांड भी है एक सूबे की एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की। काजी साहब तो खैर नहीं समझते कि वो मामला उनसे उनका हल होगा, तो वो यहाँ पर आके बेचारे जब काम करने पर मजबूर होते हैं इन जगहों पर, तो ये एक ही बस्ती का आलम है कि 30 से ज़्यादा वहाँ पर अमवात हो चुकी हैं और कोई उनका पुरसान हाल नहीं। फिर दूसरी खबर मैंने शाया की जो सेलेक्ट की है वो है मेरिट के हवाले से। पंजाब गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये कहती है कि सबसे अच्छी है पंजाब गवर्नमेंट और मियाँ शहबाज शरीफ की जो वजारत आला है उससे वो तमाम जो दूसरे सूबे हैं उनसे बेहतर है और यहाँ पर करप्शन भी वो कम है। तो मैंने एक यहाँ पर दाता गंजबख्श टाउन है उसमें एक तहसील स्पोर्ट्स अफसर की एक असामी थी, 16 ग्रेड की ये असामी है, लेकिन क्या किया है पंजाब गवर्नमेंट ने, सैनिटरी वर्कर है एक 5वें ग्रेड का तारिक सोहेल भट्ट। अच्छा। जो मुस्लिम लीग नून का वर्कर है। अच्छा। उसको उन्होंने प्रमोशन दी है 5वें से डायरेक्ट 15वें में। अच्छा। और फिर उसके बाद 16वें स्केल में उन्होंने वहाँ उनको तहसील स्पोर्ट्स अफसर लगा दिया है और इस हवाले से मुकदमा भी अदालत में जो अग्रीव पार्टी थी उन्होंने पंजाब किया। हुकूमत हमेशा मेरिट की बात करती है। यही मेरिट आज ज़रा इसकी ये सारा जो पलंदा मैं लेके आया हूँ ये सारा उनके मेरिट का पलंदा है जिसमें वो कोर्ट में गए और फिर ये भी बड़ा जिक्र हुआ है कि कोर्ट के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं शहबाज शरीफ साहब से। तो वो हाई कोर्ट के जज ने भी 8-9 महीने तक केस अपने पास रखा और फिर उसके बाद जब फैसले की नौबत आई तो उन्होंने एक और जज साहब की तरफ वो ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये मेरिट का ज़रा चर्चा करेंगे कि ये क्या इनकी किस तरह की गवर्नमेंट है। फिर कुछ खबरें, 2 खबरें मैंने ली हैं। एक तो मैंने ली है इंडिया से, पसंद की शादी का हिसाब एक बड़ा मामला है या नहीं कि पाकिस्तान में भी गालबन इतनी ज़्यादा खुली नहीं है आज़ादी इसकी, और इंडिया में तो ख़ास तौर पर अगर आप 2 मुख्तलिफ आपका उनकी ज़ातों से ताल्लुक़ हो तो नहीं हो सकता। तो वहाँ पर एक लव कमांडो नामी एक तंजीम का क्याम आया है। अच्छा। उन्होंने बनाई है जो ऐसे जोड़ों को जो पसंद की शादियां करना चाहते हैं लेकिन समाज उन्हें इजाज़त नहीं देता तो उनको वो मदद फराहम करते हैं। कैसी वो मदद है उसका चर्चा करेंगे। और फिर एक बांग्लादेश से मैंने स्टोरी सेलेक्ट की है, एक रक्षा ड्राइवर की कहानी है जिसका बाप एक छोटे से देहात में इसलिए मर गया कि वहाँ पर हॉस्पिटल नहीं था। उसने तहिया किया कि मैं अपने इस देहात में क्लिनिक बनाऊंगा। वो अपने उस देहात से शहर में गया, 20 साल उसने रक्षा चलाया, रक्षा चला के $4000 उसने इकट्ठे किए। वापस आकर उसी देहात में उसने एक क्लिनिक बनाया जहाँ पर अब बड़े बड़े डॉक्टर भी जाकर लोगों को इलाज मुआवजे की सहूलियात देते हैं। तो मैं हमेशा इनसे कहता हूँ काजी साहब से कि मत इल्ज़ाम दें अपने लीडरों को, एक शख्स अगर वो खड़ा हो जाए तो इस पूरे माशरे की तकदीर को बदल। इनके मदद के लिए कुछ नक्शे वाले बुलाते हैं कि वो पैसे इकट्ठे करें, इन्होंने तो करना नहीं। मत तौहीन करें इस तरह से उस आदमी की जुर्रत की और हिम्मत की। आपकी आदत बन चुकी है काजी साहब। सिस्टम की बात करें। चलिए, हमें आज जिस खबर का सबसे पहले चर्चा करना है वो है चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के बेटे की अहम समाअत है। चीफ जस्टिस ही उस पैनल में शामिल है। 3 रुकनी बेंच है जो इस केस की समाअत कर रहा है। समी साहब, काई साहब, कानून और इंसाफ का तकाजा यही है कि कानून में सब बराबर है, चाहे कोई छोटा है चाहे कोई बड़ा। और मेरे ख्याल में ये उन लोगों के लिए भी मैसेज है जो अपने बेटों की तफ्तीश को रोकने के लिए मुख्तलिफ तबादले करवा देते हैं। Am I right? देखिए जी, मैं तो बिल्कुल इसको अप्रिशिएट करता हूँ और ये बात दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। और कि उन्होंने, और ये मीडिया में कुछ दिनों से ना चैमगोइयाँ शुरू हो चुकी थी, छोटी छोटी खबरें आ रही थी और फिर इसका नोटिस भी ले लिया सुप्रीम कोर्ट ने। आज उन्होंने बुला लिया है। अब देख रही है पूरी कौम की नजरें लगी हुई हैं इस पर। वो देखेंगे कि कैसे शफाफ अंदाज में और जो इस तरह से करते हैं और एक अच्छी मिसाल भी होनी चाहिए। क्योंकि इससे पहले जो मिसालें हैं, मिसाल के तौर पे पीएम साहब के बेटे पे इल्ज़ाम लगा तो वो जो केसेस जितने के पहले हाल का केस देख लें कि जी वो FIA का एक बंदा आज चेंज हो गया, दूसरा उधर चला गया, एक को KP उधर भिजवा दिया गिलगित में। गिलगित वाले कह रहे हैं बंदा बड़ा जरूरी है, हुसैन असगर हम उसको नहीं भेज सकते। अब सुप्रीम कोर्ट ने 8 जून किस जून की एक डेडलाइन दे दी है। तो ये एक वाज़ेह लगता है कि अगर आप शफाफ हैं
अगर आप हमें कोई पता नहीं उनके बेटे ने कुछ किया या नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनके बेटे CGP हैं वो या PM साहब, लेकिन जब आप इंसाफ के रास्ते में हर्डल्स प्लेस करना शुरू कर देते हैं तो डाउट नेचुरली आपके जहन में आ जाता है कि जी एक बंदे को लगाया फिर उसको हटा दिया, सुप्रीम कोर्ट कह रही है इसको क्यों हटाया जी, मेरिट पर, एक ऐसा लटकाव पैदा कर देते हैं। लोगों को इस पर भी एतराज आ रहा है, लोगों को किसी तरफ से कोई बात मुझे मेरी बात ये है कि हम बात कर रहे थे चीफ जस्टिस साहब के बेटे की और ये गाड़ी का दरवाजा जो है ना मोड़ के चले गए वज़ीर आज़म साहब के घर। भाई हुक्मरानों की औलादों की बात हो रही है, मिसाल दे रहे हैं, हुक्मरानों की औलादों की बात हो रही है। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, मुझे ये बताइए कि बड़ा अच्छा किया चीफ जस्टिस साहब ने कि उन्होंने नोटिस ले लिया, चीफ जस्टिस हैं, मुझे ये बताइए ये कहाँ का इंसाफ है कि आपके बच्चे के खिलाफ इल्ज़ामात हैं और आप खुद ही इल्ज़ाम सुनने बैठ गए। भाई पूरी दुनिया में इंसाफ के तकाजे ये होते हैं। एक सवाल है, हर वकील ये कर रहा है, मैंने कई लोगों से रात बात की, वो इससे पहले ये हुआ था कि वो जस्टिस मामून रशीद साहब चल रहे थे मोटरवे पर, जरा बात खत्म करने दें, तो उन्होंने पुलिस वाले ने चालान किया, उन्होंने जज साहब को अपनी अदालत में, जज साहब ने पुलिस वाले को अदालत में बुला लिया, अपनी अदालत में। तब भी ये बात हुई थी कि अगर आप ये समझते हैं बतौर जज कि आपके साथ ज्यादती हुई है तो आप खुद मुंसिफ ना बने। ये कैसे मुमकिन है कि आप ये कहा जाए कि आपने वायलेशन की है और आप खुद ही बैठ जाए कि मैं फैसला करूंगा। अब चीफ जज साहब जो है, क्या मेरा सवाल ये है, नहीं क्या अकेले तो नहीं बैठे, बात सुने शाजिया, क्या जो दूसरे 17-15 जज है उन पर चीफ साहब को एतमाद नहीं है? खुद अपने आप पर ही एतमाद है कि मैं ही सब कुछ सुनूंगा। जब उनके बेटे के बारे में बात हुई है तो उनका काम यह था कि वो एक पैनल बनाते और जो उनके साथी जजेस हैं उन पर एतमाद का इजहार करते। ये हर चीज अपनी कोहनियों के नीचे लेके बैठ जाना और पूरे मैसेज देना, ये कहां का इंसाफ है? भाई ठीक है, मैं हम कोई उनके बेटे को ये नहीं कह रहे कि उसने कोई जुर्म किया, अच्छी बात है आज खुद नोटिस ले लिया, लेकिन ओ भाई आप फिर इंसाफ के तकाजे तो पूरे करें ना। आप जो दूसरे जज हैं सुप्रीम कोर्ट के 15, 16, 17, तो आपका मतलब है सीजे साहब डगमगा सकते हैं अगर सारे सबूत होंगे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो डगमगा सकते हैं, मैं ये सिर्फ अर्ज करना चाहता हूं कि जो एक दुनिया में स्टैंडर्ड तय किए गए हैं उनमें जिस पर इल्जाम लगाया जाता है वो खुद मुंसफ नहीं बनता। मैं सिर्फ ये इतनी सी बात कह रहा हूं, क्या जो दूसरे जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, यही बात की थी वज़ीर आज़म साहब के बच्चे ने भी आके, या दूसरे लोग, उन्होंने आके जब ये कहा कि हमें तो जनाब इन पर एतमाद नहीं है, तो वो तो नहीं बदले उन्होंने, नहीं यही करेंगे। देखें हमारी जो तारीख रही है जी, उसमें बड़ी जो मिसालें हैं, हमारे यहाँ तो खुलफाए राशिदीन में से अपने बच्चों को सजाएं वो खुद देते थे। अभी ये केस आया है, बात इनकी इन प्रिंसिपल ठीक है, मैं ठीक एग्री करता हूँ, लेकिन अभी तो केस उनके सामने है। यही बड़ी बात है कि उन्होंने बुला लिया है, एक बात। और दूसरी बात ये कि जब आप कंपैरिजन में जाते हैं, यार उधर भी तो देखें वो क्या कर रहे हैं, वो जो है कभी जो एक दो इतने संगीन इल्जामात है कि इंटरनेशनल जो नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड है उसने बाकायदा अपनी खफगी का इजहार किया है और उसके लिए ये पता ही नहीं लगने देते। कोई इन्वेस्टिगेशन जो है उसको आगे होने नहीं देते। आप गलत आप मुझे बताएं क्या हो रही है? उसके वकील को आपने मशीर बना लिया, उसके वकील को मशीर बना दिया, अजीब और गरीब शेडी तरीके से आप कर रहे हैं। मेरी बात सुने, आप तब पत्थर मारे, मैं आपको कहता हूं जी कि उनको नहीं और किसी और को होना चाहिए, मैं यहाँ एग्री करता हूं, मगर ये जो कुछ कर रहे हैं ये सारी सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन को, क्या हम ये मान लें कि ये अपने बच्चों के जुर्मों को छुपाने के लिए कैसे हो रहा है? हुसैन असगर क्यों नहीं आया अभी तक वापस? हम तो दूसरा डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे यार? वी हैव टू डिस्कस। वज़ीर आज़म के बेटे ने अगर गलत काम किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। उधर खामोशी, इधर चढ़ाई, ये तो बात गलत है। कहीं खामोशी नहीं है। आप भी बात करते रहे, हम भी बात करते रहे कि हुक्मरानों के बच्चे, चाहे मैंने आपसे सुली तौर पे आप इत्तेफाक करते हैं कि जो हर दूसरे तीसरे दिन ये बंदे की ट्रांसफर कर देते हैं, अदालत के काम में रोड़े अटकाते हैं, गलत है ये बात, गलत करते हैं। और अदालत उसका नोटिस लेती है। डोंट यू थिंक ये गलत है? ये जुर्म नहीं, ये जुर्म है, ये जुर्म है भाई, ये गलत है। और चीफ जस्टिस ने ऑर्डर दिए हैं और इसलिए ये मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि ये गलत है, मैं ये कहां कह रहा हूं, लेकिन आप ये जो एक भाई मैं तो एग्री करके आपसे बात कर रहा हूं ना। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कभी आया है, आज उसकी सुनवाई होगी, हमें उसको मौका देना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए कि यार उन्होंने मैं ये बात अप्रिशिएट नहीं कर सकता कि वो अपने बच्चे का मुकदमा खुद सुनेंगे। आपके नजदीक ये अप्रिसिएशन होगी, ये गलत है, ये इंसाफ के असूलों के ये उसका तकाजा पूरा नहीं करती। ये बात जिस वक्त तक एक तो ये मैटर सब जुडिस है, जिस वक्त तक इस बारे में डिसीजन नहीं आता, बढ़िया डिसीजन नहीं आता, जहां पर आपने कोई डिसीजन ना लेना हो, ये मैटर सब जुडिस है, ये मैटर सब जुडिस है क्योंकि अब आपने सपोर्ट करना, आपने फर्ज कर लिया। एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, लेट्स सी एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, पहले मुझे वो शेयर करने दे। खबर ये है कि 11 सेक्टर के बर्फानी तौदे तले दबकर जामे शहादत नौश करने वाले मेजर ज़काउल हक की नमाज जनाजा चौक सरवर शहीद में
इस वक्त अदा की जा रही है। दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे नौमान खान से बात करने की कोशिश करेंगे। 11 सेक्टर के बर्फाने तोदे तले जब बहुत से हमारे फ़ौजी जवान शहीद हो चुके हैं, वहाँ पर 11 सेक्टर में ऑपरेशन जारी है और पाक फ़ौज का कहना है कि आखिरी शहीद की तलाश तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। मुख्तलिफ जवान जो हमारे शहीद हुए, बहुत से शहीदों की जो लाशें थी वहाँ से निकाली जा चुकी हैं और उनके आबाई गांव में रवाना कर दी गई हैं। इस वक्त जामे शहादत नोश करने वाले मेजर ज़काउल हक उनकी नमाज जनाजा अदा की जा रही है, जिसमें पाक फ़ौज के जवान, उनके रिश्तेदार, अजीज़ व अक़ारिब इस वक्त शरीक हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं 11 सेक्टर के बर्फानी तौदे तले दबकर जामे शहादत नोश करने वाले मेजर ज़काउल हक उनकी नमाज जनाजा चौक सरवर शहीद में इस वक्त अदा की जा रही है। तकरीबन 2 महीने पहले का ये वाक़या है जब 11 सेक्टर में एक बर्फानी तौदा हमारे फ़ौजी जवानों पर आकर गिर गया। उसी वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और तकरीबन 2 महीने के बाद अब पाक फ़ौज और सबकी कोशिशों से इस काबिल हुए हैं कि पाक फ़ौज के जो जवान शहीद हुए उन्हें मलबे तले से निकाला जा सके। हम सलाम करते हैं अपने पाक फ़ौज के जवानों को जो पाकिस्तान की सरहदों पर पाकिस्तान के और अपने मुल्क के अवाम की हिफाजत करते हुए अपनी जानें कुर्बान करने से भी दरेक नहीं करते। पाक फ़ौज के जवानों को, पाक फ़ौज को सलाम। अभी वक्त तो एक ब्रेक का। जी, मैं ये एक छोटा सा कमेंट इस पे करना चाह रहा था। जी। अब अरसलान साहब जो हैं, ये उन पर उनके जो साहबजादे हैं चीफ साहब के, थोड़ा सा इसकी इनका एक हिस्ट्री भी है कि जब ये पहला जो रेफरेंस हुआ था चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ, वो भी उसमें भी अरसलान साहब की एक बड़ी थी, एक वजह थी। 3rd डिवीजन C ग्रेड में उन्होंने इंटरमीडिएट किया था, लेकिन चीफ मिनिस्टर के कोटे पर बोलान मेडिकल कॉलेज में उनका एडमिशन हुआ और जब वो उन्होंने MBBS कर लिया तो उसके बाद उन्हें उनकी मुलाजमत हुई, 26 दिन के अंदर अंदर उन्हें सेक्शन अफसर बना दिया गया महकमा सेहत में। और अभी वो 26 दिन पूरे नहीं हुए थे कि फेडरल गवर्नमेंट ने उनको बुला के FIA अकेडमी में भेज के डिप्टी डायरेक्टर लगा दिया। 1 साल के अंदर उनको असिस्टेंट डायरेक्टर बना दिया FIA में। अब मुझे आप ये बात बताएं, एक आदमी जो सबसे पहले जो इंटरमीडिएट अगर हमारी फैमिली का कोई कर ले C ग्रेड में तो उसका मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं होता। अगर दाखिला हो गया और डॉक्टर बन गया, हॉस्पिटल में डॉक्टर लगाओ, कौन उसको FIA में लेके जाता है? सही भाई, ये बात आखिर वो किसका इन्फ्लुएंस था? कौन उनको लेके गया इन सारे इदारों में? फौरन उनकी डेपुटेशन पे हो गई, ये उधर चला गया वो। तो ये देखिए, ये सारे मामला जो है बड़े शेडी मामला हैं और इस पर एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी जो है वो चाहिए और वो इंक्वायरी करें। शाजिया, ये इसमें प्रोविजंस लॉ में किसने रखी है कि CM का कोटा हो? ये असेंबलियों में बैठ के क्या करने आते हैं यहाँ पे? खत्म करें ना इसको, कानून बनाएं कि किसी का बेटा 3rd डिवीजन आ सके। हम बात करते हैं तो वो कहते हैं जी कानून बनाएं, प्राइम मिनिस्टर साहब उनको मशीर रख सकते हैं जी। मुझे ब्रेक लेनी है, वक्त तो एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपकी लाइव कॉल्स लेंगे और साथ ही हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के साबिक सदर आसमा जहांगीर को किसकी जानिब से किस किस्म की धमकियां मिल रही हैं। टेक अ ब्रेक। कसूर से कॉलर है सलीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सलीम साहब, मैं मैडम कसूर से बोल रहा हूँ। मैं समी साहब ने अभी जो अरसलान साहब के बारे में चार्जशीट पेश की, तो सवाल मेरा ये है कि जब ये अरसलान वाला मामला अब आया तो चौधरी साहब ने आज खुद नोटिस लिया, उसको बुलाया। तो दूसरी तरफ आप वज़ीर आज़म का देखें, वो ड्रग से कैंडल वारा, तो वहाँ पे 8-9 जो है ना वो तबादले कर दिए गए। इसके बारे में समी साहब क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। जी समी साहब, ये बिल्कुल गलत किए गए तबादले। वज़ीर आज़म साहब को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। उनको भी जो है वो अदालत में अपने बच्चा जो है उसको पेश करना चाहिए था। मैं ये नहीं कह रहा कि वज़ीर आज़म साहब ने जो कोई अपने तबादले किए वो कोई गलत किए या सही किए। मैं सिंपल सी इतनी बात कह रहा हूँ कि ये कभी दुनिया में हमने देखा ही नहीं मुहज़्ज़म मुआशरों में कि जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगे वो खुद ही बैठ के ये फैसला करे कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम सही है या गलत है। चीफ जस्टिस साहब को, जो दूसरे जजेज हैं आला अदालतों के, उन पर भी एतमाद का इजहार करना चाहिए खुद, और उनको इसकी समाअत उनको दे देनी चाहिए थी इस केस की कि वो इसकी समाअत करें, ना कि वो खुद आके बैठ गए और अब वो ये फैसला करेंगे कि वो क्या है। ये तरीका गलत है, ये असूल की बात नहीं है। मैं सिर्फ ये हाईलाइट कर। ठीक है, एक और कॉलर है शफकत अमेरिका से। हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी शफकत साहब।
जी अस्सलाम वालेकुम, मैं शफकत बोल रहा हूँ अमेरिका से। जी जी जी, शफकत साथ बात कीजिए। मैं बात कर रहा हूँ। जी जी बोलिए। अपने टेलीविजन की आवाज को अगर आप बंद कर देंगे तो फिर आप हमें सही सुन पाएंगे, क्योंकि वो वहां पर बात डिले ये के है अपने आवाज जाएगी। कि आज आपने कहा है ड्रोन के ऊपर आपने कहा है कि आज वो सवाल है। जी 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 तो मैं बात ये करना चाहता हूँ कि हमारा अपना मुल्क है, हम वहाँ जा नहीं सकते, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी वहाँ पर नहीं जा सकते। तो हम अपने मुल्क में अपने ही आप नहीं जा सकती, समी साहब नहीं जा सकते, और अलकायदा का तो वो गढ़ बना हुआ है, उसका हल क्या है आपके पास? ठीक, मैं शुक्रिया। इनका जवाब बहुत देता हूं। शुक्रिया शफकत हजूर, साहब। आप ये भी जानते होंगे कि रेड कॉरिडोर नामी एक जगह है इंडिया में, जो अरुंधति राय के मुताबिक 40% इंडिया के रकबे पर मुश्तमिल है। इस फिक्र में कुछ लोग थोड़ा सा डिबेट करते हैं, ज़्यादा जमा तफरीक हो सकती है। वहाँ पे इंडिया का आर्मी चीफ को कहा गया कि जाके वहाँ पे एक्शन करें, उन्होंने माजरत कर ली। और ये दुनिया और वो जो इलाका है उसका अशीर शीर भी नहीं है फाटा, वहाँ पे तो ड्रोन हमले नहीं हो रहे। रह गई अलकायदा के गढ़ की बात। अमेरिका की अपनी रिपोर्ट है कि अपने अरूज के दिनों में अलकायदा की जो मेंबरशिप है इसकी तादाद 300 से ज़ायद नहीं थी। और दूसरी बात, ये जो मिलिटेंसी है, ये अभी समी साहब ने भी एग्री किया मेरे साथ कई डिबेट्स में, क्रिएट इसको किसने किया? अब इन बमों के जरिए ये ठीक नहीं होगी, यहाँ तालीम के जरिए ठीक होगी, सड़कों के जरिए ठीक होगी, और उनको अपने साथ जोड़ने से ठीक होगी। ठीक, एक और कॉलर है मुजफ्फराबाद से, कामरान। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मुजफ्फराबाद कश्मीर से कामरान बोल रहा हूँ। ये मेरा समी इब्राहिम साहब से क्वेश्चन था। ये जो चीफ जस्टिस साहब ने आज खुद नोटिस लिया है, और भी बहुत से मामला जो आए रोज रोनमा होते रहते हैं, उनका आज खुद नोटिस नहीं लिया जाता। मैं कहना ये चाहता हूँ कि उनके ये कदम जो है, इससे उनके कोई कदम में इजाफा नहीं हुआ है। अगर बनज़र अमीक इसको जायजा लिया जाए तो कदम इसमें से इजाफा नहीं हुआ है। ये तरीकाकार थोड़ा जिसमें समी साहब ने बताया है कि ये गलत है, दूसरे जैसे साहिबान भी हैं उनको दे देना चाहिए था। तो इसका जो आखिर में जो फैसला होगा वो भी मेरे ख्याल में आज आप खुद यहाँ बैठ के खुद ही निकाल सकते हैं कि उसका फैसला क्या होगा। ठीक, शुक्रिया कामरान। जी समी साहब। मैं तो यही, उन्होंने कॉलर ने जो बात कही है, लोगों को बहुत सारे, जब देखें जब ये नवाज शरीफ, ये जो मेहरान बैंक स्कैंडल शुरू हुआ था ना, और असगर खान साहब का केस था, वो अदालत में गया था, तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि अब आप देखिएगा कि बेसिकली इसका रिजल्ट क्या आएगा। इस फैसले का, इस मुकदमे का फैसला ये होगा कि नवाज शरीफ साहब क्लियर हैं, उन्होंने जो पैसे लिए वो कानून और आइन के मुताबिक लिए, क्योंकि भुट्टो साहब ने एक नोटिफिकेशन किया था जिसके तहत ISI को पाबंद कर दिया गया था, वहां पर पॉलिटिकल विंग था, तो इसलिए अगर वो पॉलिटिकल विंग काम कर रहा था तो वो उस नोटिफिकेशन पैसे लेना जायज था। तो बेसिकली अब जो कॉलर ने बात कही है ना कि इसका एंड रिजल्ट क्या होगा, यही इसीलिए ये सारा मामला जब अब आना शुरू हुआ था तो कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये आज खुद नोटिस लेके अब उसको खुद समेटने की कोशिश कर दी है सारी, और क्योंकि खुद बैठ गए हैं बेंच में तो अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता। चलिए अब कुछ आसमा जहांगीर की बात कर लेते हैं। कल उन्होंने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जर्नैलों, और उन्होंने बोला कि जजेस ये मुल्क का चलाना इनका काम नहीं, आवाम का, उनको कत्ल की धमकियां दी जा रही, ये सारा मामला क्या है? बड़े सीरियस चार्जेस हैं, और उन्होंने वो बड़ी, उनकी जो शख्सियत है बड़ी मोतबर शख्सियत है आसमा जहांगीर साहबा की, बड़ी उनकी कुर्बानियाँ हैं अदलिया तहरीक में भी थी, उसके अलावा ह्यूमन राइट्स के हवाले से भी, और फिर बतौर लॉयर उन्होंने जो उनका जो रोल है वो बड़ा काबिल तहसीन है। और उनकी जानिब से ये कहना कि उनके कत्ल का मुकदमा मंसूबा बनाया गया है, और वो किसी नॉन स्टेट एक्टर्स ने नहीं बल्कि स्टेट में जो लोग हैं उन्होंने बनाया है, और फिर वाज़े तौर पर उन्होंने ये कहा कि मैं भागने वाली नहीं हूँ, बल्कि उन्होंने अपना जो एक बैरूनी दौरा था उसको कैंसिल किया। रेंजर्स प्रोवाइड करने की कोशिश की है उनको रहमान मलिक साहब ने, शहबाज शरीफ ने, लेकिन वो उन्होंने कहा सेटिस्फैक्टरी नहीं। शहबाज शरीफ साहब ने तो अपना कोई नुमाइंदा नहीं भेजा, सिर्फ हाजी हबीबुर रहमान साहब, हाँ, जो IG पुलिस हैं, सफारिशियों की बस लेके चल रहे हैं, और तमाम तबादले और तमाम तैनातियाँ सिफारिश की बुनियाद पर ही हो रही हैं। उन्होंने कहा है कि हम पुलिस कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं उनको, लेकिन ये बड़ा संगीन मामला है। और जो उन्होंने बात, और एक और उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि कमीशन, मैं ये नहीं कहती कि आप इसका कोई कमीशन बनाएं। क्या हुआ सलीम शहजाद कमीशन, जो जर्नलिस्ट जिसको कत्ल किया गया, क्या किसी को मुर्द इल्जाम ठहराया उस कमीशन ने? क्या जो इतने हमारे जर्नलिस्ट कत्ल हुए, इंटेलेक्चुअल्स कत्ल हुए, किसी का कोई पकड़ा गया? लीडर्स कत्ल। मैं एक बात है, एक तो वो हों आसमा जहांगीर साहबा हों या कोई हो, किसी से उसकी जिंदगी छीनना जो है किसी को राइट नहीं है, किसी को राइट नहीं है, और उनको बिल्कुल सिक्योरिटी भी मिलनी चाहिए और सब कुछ भी होना चाहिए। मगर मामला ये है शाजिया
कि यहाँ ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की जब हम बात करते हैं, अभी ये जो खसरे से मर गए हैं इनका नाम ही कोई नहीं लेता। गलत हुआ सलीम शहजाद का कत्ल, अगर किसी एजेंसी ने किया तो जुर्म किया, कत्ल किया, सारी ह्यूमैनिटी को उसने कत्ल किया। मगर हमारा भी ह्यूमन राइट्स का ना बड़ा पार्शल सा व्यू है, जहां सिस्टम पे हिट आती है वहां हम नाम ही नहीं लेते। बहरहाल ये तो एक ज़मीनी बात होगी। दूसरी बात ये होगी कि क्या किया इस रियासत ने, इसका अपना गवर्नर यहाँ पे जो है कितना जालमाना और बेईमाना अंदाज में उनका मर्डर किया गया, कुछ किया। रियासत जब इस तरह बेबस बैठ जाएगी तो आसमा जंगीर साहिबा हों या गवर्नर तासीर साहब हों तो उनकी हिफाजत कौन करेगा? ये इशू है समी साहब, ये एक समाजी इशू भी है, लेकिन बुनियादी तौर पर जो लोग आपके हुक्मरान हैं उनका ये काम है सिक्योरिटी फराहम करना। इसीलिए काजी साहब मैंने अर्ज की थी कि पुलिस का काम है लोगों की जानो माल की हिफाजत करना। फैसलाबाद में अगर लोगों की प्रॉपर्टी को जलाया जा रहा है एहतजाज के नाम पर, तो वहां पर पुलिस को खामोश तमाशाई नहीं बनना चाहिए था। जब आप उस दिन, ये मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था ना, ये जो इदारे हैं जब आप उनको अपने जाती मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे, जब स्टेट अपने मकासद, तो वो गलत है। ये तो अब आपको पता ही है, आपके पॉलिटिकल लीडर्स करते हैं ना। ये पुलिस किसके अंडर है? आपके अंडर है, मेरे अंडर है। अगर फैसलाबाद की पुलिस ठीक काम नहीं कर रही, इस्लामाबाद की पुलिस ठीक काम नहीं कर रही, तो मैं किससे पूछूं हुजूर? ये भी तो बता देना। देखे ना, अल्टीमेटली रिस्पांसिबिलिटी किसकी है? मैं पुलिस को बुरा कहता रहूं, और जो पुलिस के अफसरान हैं जो उसको हुक्म देते हैं, जिसके हुक्म पे वो चलती है, आपके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, तो उनको हम माफ कर दें। आप भी बड़े सिलेक्टिव हैं पॉलिटिकल लीडर्स के मामले में। नहीं, आप बड़े बस कहां रुकते हैं, जिम्मेदारी कहां रुकती है हुजूर? जो जिम्मेदारी उसकी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। हमें ये बहुत ये ज़िया-उल हक के दौर की बात है कि ऊपर वालों को कुछ ना कहो, पुलिस वालों को गालियां देते रहो। ये गलत बात है। जो उनको इस्तेमाल करते हैं अपने पॉलिटिकल मींस के लिए, उनको सामने लाए इस कैमरे के। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने बड़ी वो एक खतरनाक रिपोर्ट थी, केपीके की खसरे की वबा फूटी, एक महीने में 12 बच्चे मर गए। जी, ये एक माह में 12 बच्चों की वहाँ पे हलाकत हुई है, और इसमें शाजिया तकरीबन 740 केसेस हैं जो सामने आ गए हैं, जो अस्पतालों में पहुँचे हैं। और ख़बर और रिपोर्ट ये बता रही है कि बहुत से अस्पतालों में नहीं भी पहुँचे, और ये ट्रीटेबल डिजीज़ है। बेसिकली ये जुर्म क्या है आपका कि एक ट्रीटेबल डिजीज से आप अपने बच्चों को मार रहे हैं, और उसकी वजह क्या आपने बताई है कि आपने वैक्सीनेशन नहीं की। पहले पोलियो करते रहे, यहाँ पे हम भी टीवी पे चीखते रहे, और वो भी पूरी नहीं हो सकी। वो भी हमें बाहर से थ्रेट्स आती रही कि जी आप पे ट्रैवल बैन लगा देंगे हम। और तकरीबन 7 या 8 और जो अमराज हैं जिनका एक इलाज ढूंढ चुकी है, वो भी हम नहीं करते। तो फिर हम क्या कर रहे हैं? कराची में हम लोगों को नहीं बचा सकते, खसरे से हम लोगों को नहीं बचा सकते, जो है वो महंगाई को हम नहीं कंट्रोल कर सकते, तो भाई फिर कौन करेगा? हम किसके पास जाए? कितना हमारे पास तो वो एक लाइफ टाइम है भाई, उस लाइफ टाइम में आप और कितना 7 नस्लें तो हमारी कर चुकी हैं इंतजार, अब और हम कितना इंतजार करें? तो ये इसके देश इसका होना चाहिए। अगले इलेक्शंस का इंतजार। जी नहीं, मैं इसी में देखें बात करता हूँ, मैं हमेशा बात करता हूँ। कल भी मैंने बात की थी रिकॉल की। अमेरिका में हुआ रिकॉल, क्या हुआ? अमेरिका में उस गवर्नर ने जो बार्गेनिंग राइट्स थे यूनियन के वो ले लिए थे, जिस पर एक बड़ा यूनियंस ने कैंपेन चलाई। 1 मिलियन वोटर्स के दस्तखत करवा के उन्होंने इलेक्शन करवाए। अभी आज इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन वो गवर्नर साहब दोबारा जीत गए। उन्होंने खसरे के लिए दवाई चाहिए, मैं दस्तखतों की कैंपेन शुरू कर दूं? अब मैं खसरे के बच्चों को अभी इलाज चाहिए, ये नहीं पहुंच रहे, तो पहले दस्तखतों की कैंपेन शुरू करें, फिर उसके बाद करें। इतने में तो सारे बच्चे मर जाएंगे। कोई सिस्टम तो क्या बात कर रहे हैं आप? ये किधर लेके जा रहे हैं? ये नहीं, व्हाट इज दिस आर्गुमेंट? मुझे ये बताएं कि मैं ये कह रहा हूं कि ये बच्चे इलाज के मुंतजर हैं, इनके पास दवाई नहीं है, और दवाई देना इस आइन में लिखा हुआ है कि इनका फर्ज है, तो हम दस्तखतों में दस्तखत शुरू कर। नहीं, मैंने तो आप तो अब एक लफाजी करके जाकिरों की तरह एक मामले को दूसरे मामले से जोड़ के उससे तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने अर्ज ये किया, लेकिन सिस्टम की बात कर रहा था कि कोई भी फौरी रिलीफ, इस गवर्नमेंट का काम है। जब वो फौरी रिलीफ देते हैं, अगर कोई गरीब आदमी है भूखा मर रहा है, उसको 1000 रुपए देते हैं बेनजीर इनकम सपोर्ट में, तो ये आ जाते हैं भिखारी बना दिया, भिखारी बना दिया। भाई फौरी तौर पर रिलीफ के लिए आपको कुछ इकदाम करने पड़ते हैं जो करने चाहिए। जब उन इकदाम की हम रिक्वेस्ट करते हैं या कहीं से आ जाता है, तो फिर ये कहते हैं कि जनाब ये तो आपने भिखारी बना दिया। अब बिल्कुल मिलना चाहिए, खसरे के बच्चों को इलाज मिलना चाहिए, उनको दवा मिलना चाहिए। ये गवर्नमेंट का फेलियर है, और ये मैं ये करता हूं कि ये जो फेलियर है गवर्नमेंट का, ये आवाम को याद रखना चाहिए। यही एक उनके पास इसके अलावा और कोई उनके पास हल नहीं है। ड्यूटी लगाई है, एक जुल्म का शिकार हो, फिर जुल्म को याद रखें। क्या है यार, 2 अलग वाकयात हैं समी साहब। 1000 रुपए के बाद को इसके साथ ना जोड़े। ये उस गुर्बत की वजह से है, उस खैराती कल्चर की वजह से जो आपने राइज किए, जो ये बच्चे मर रहे हैं। आप उनका हक है, स्टेट का ये काम है कि वो लोगों को प्रोवाइड करे। ये जब स्टेट देती है तो खैरात नहीं देती, का ये वो काम है कि नेशनल जॉब एक्सचेकर दे, के पैसे होते हैं। उनको जॉब्स दे, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, उनको तालीम दे, महीना 1000 उनको रुपया दे के भिखारी ना आप लोगों बनाए। की जो
गुर्बत है उसको कम नहीं कर आइडियल सकते। नहीं, ये गुर्बत कम करने के लिए नहीं होता। ये जो गरीब आदमी है उसकी जिंदगी को चलाने 1000 के लिए रुपया फौरी इमदाद होती है, ये गुर्बत खत्म करने के लिए नहीं है। महंगाई का जो ग्राफ है उसको इतना ऊपर ले जाए तो आपका 1000 रुपया क्या करेगा? एक रनअवे का जो इन्फ्लेशन है, रनअवे इन्फ्लेशन वो आप बढ़ाते जाए और 1000 रुपए आप दे दें। दो साल में चाहती है 2 सालों में 1000 बंद, 2 सालों में ये नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ कि ऊंट के मुंह में जीरा ना डालें, उनके राइट्स दें। और ये जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, ये अश्क शोई ना करें, ये मजाक है, ये जोक है। आपके तो कपड़े ही 5000 रुपए के, आपको क्या अंदाजा औरत है अगर उसको 1000 रुपए मिल जाए रोटी के लिए तो उस पर क्या असरात होंगे? आप तो टाई लगा के बैठ के ऐसे बात, आपको क्या पता कि गरीब पे क्या मामला है? आप जो बात कर रहे हैं गरीब का इससे क्या ताल्लुक? वो जो डेरा गाजी खान गांव में बैठी एक बेवा को 1000 रुपया मिलेगा ना, जिससे आटा चलेगा, रोटी चलेगी, उसको पता है 1000 रुपए की अहमियत क्या है। आपके लिए बड़ा आसान है। जिन सियासतदानों की हम लोग बात करते हैं उनको गरीबों की 1000 रुपये के नीचे अरबों की करप्शन छुपा दें आप, नहीं खाएंगे ये लोग धोखा, ये जानते हैं, ये देख रहे हैं। मैं ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लोग जानते हैं, वो इस किस्म की लफाजी से अच्छा प्रोग्राम का वक्त होने वाला है। डेरा गाजी खान में वो जो फैक्ट्री में सेफ्टी देखिए वो फैक्ट्रियां लाहौर और गुजरांवाला में हैं। डेरा गाजी खान के तो गरीब लोग बेचारे आकर काम करते हैं वहां पर, बिल्कुल और वहां पर कोई निजाम नहीं है उनको। वो जो केमिकल्स बनाए जाते हैं उससे उनको इनहेल करते हैं, बीमार होते हैं। और जब वो अपने और उसमें एक देहात में 30 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं, 90 से ज्यादा लोग वहां पर मरीज हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। सेफ्टी मेजर्स नहीं है, सेफ्टी मेजर्स नहीं है, जो उनको चीजें प्रोवाइड करनी चाहिए वो चीजें नहीं प्रोवाइड की जा रही। ये है फेल्योर। और दूसरा मैंने आपको मेरिट का जिक्र किया था, जो यहाँ पर दातागंज बख्श टाउन में वो तहसील स्पोर्ट्स अफसर हैं, वहाँ जो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट हैं उन्होंने ये अपनी समरी उसकी रिजेक्ट कर दी। उन्होंने कहा ये क्वालिफाई नहीं करता बंदा, जो सेक्रेटरी स्पोर्ट्स बोर्ड है उनके इल्म में ही नहीं है। लेकिन क्योंकि वज़ीर आला साहब की ख्वाहिश थी इसलिए उन्होंने, वो मुस्लिम लीग नून का वर्कर है, और वो जो डेंगी में जब स्प्रे हो रहा था तो जिन लोगों को नवाजा गया था, जिन लोगों ने ड्यूटियां दी थी, उनमें भी वो शामिल है। 5वें ग्रेड का वो तारिक सोहेल भट्ट साहब हैं और उनको 15वें स्केल में तरक्की देके 16वें स्केल में उनको स्पोर्ट्स अफसर लगा दिया गया। वहां पर तहसील का गाड़ी दे दी है, सब कुछ दे दिया है। ये है बुनियादी तौर पर मसला। और ये निजाम को चला रहे हैं, ये उन लोगों की बात है और उनको तब्दील करने का मैं हमेशा ये कहता हूं कि तरीका वही है। आप आइन और कानून में रहकर काम करेंगे। आज आपको रिजल्ट वो नहीं मिल रहा है फौरी तौर पर, लेकिन एक दिन आपको वो मिलेंगे रिजल्ट। अच्छा शाजिया, इनके बच्चों को रिजल्ट भी मिल जाते हैं, इनके बच्चों को फौरी तौर पर अस्पताल भी मिल जाते हैं, इनको खसरे की वैक्सीन भी लग जाती है। हमें 22 सदियां इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा अब ये बच्चों की बात की ना, मैं तो आज तक किसी ऐसे गरीब खानदान के 3rd डिवीजन वाले बच्चे को नहीं मैंने देखा इंटरमीडिएट में जिसको अदनान ख्वाजा को नहीं देखा आपने, जिसको जेल में है अदनान ख्वाजा। किसने भेजा? तो इन्होंने तो लगाया था, भेजने वाले तो और हैं। आप भी यही कर रहे हैं, ये भी यही कर रहे हैं। जब इदारे फाल हो जाएंगे, जब इदारे काम करेंगे तो जो मुजरिम है उनको सजा मिलेगी ना। अदनान ख्वाजा ने गलत किया, जेल में चला गया, और भी जितने ख्वाजा उन सबको जेल भेजे। हम तो ये कहते हैं, लेकिन आप अपनी मर्जी के ख्वाजा ना चुन लें। जो आपका मर्जी का ख्वाजा है आप उसकी दीवानी, फिर आप कहते हैं मैं हूं ख्वाजा की दीवानी। इन्होंने पूरी कोशिश की बचाने की, मगर वो चीफ जस्टिस साहब ने भेजे हैं। तारिक हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। जो डेरा गाजी खान में 30 अफराद एक देहात के जाम बहक हुए। लाहौर और गुजरांवाला में मार्बल की फैक्ट्रियां हैं, वहाँ पे सेफ्टी मेजर्स नहीं दिए जाते, जिसकी वजह से लोग बीमार हो जाते हैं और जाम बहक हो जाते हैं। तारिक से बात कर लेते हैं। तारिक, और कितने लोग हैं उस इलाके के जो बीमार हैं, जिन्हें सेफ्टी मेजर्स नहीं दिए गए? जी शाजिया, ये 90 लोग हैं जो मुतासिर हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये मार्बल फैक्ट्रियां नहीं है, बेसिकली ये स्टोन ग्राइंडिंग फैक्ट्रियां हैं, जहां पर एक क्वार्ट्ज नामी पत्थर है जो पेशावर से मंगवाया जाता है, उसको ये ग्राइंड करते हैं। उसके बाद एक बोरेक्स है, केमिकल है, जो इटली और जर्मनी से मंगवाते हैं। वो 1 मेट्रिक टन में जो है तकरीबन 4 किलो बोरेक्स जो है वो मिक्स किया जाता है। वो मिक्स करने के बाद जो ये लोहा फैक्ट्रियां हैं जहाँ पे फाउंड्रीज लगी हुई हैं, उनका एक लाइनिंग मटेरियल तैयार होता है। ये हीट प्रूफ हो जाता है, ये मटेरियल जो ये उसमें इस्तेमाल होता है। तो उसमें से जो उसकी जो आलूदगी है बोरेक्स की खास तौर पे, वो मुतासर कर रही है इन लोगों के। तकरीबन यूँ समझ लें 60 से 70% तक जो फेफड़े हैं वो डैमेज हो चुके हैं। और ये जितने भी मुतासरीन हैं ये एक ही बस्ती के हैं, आपस में रिश्तेदार हैं,
और इनको अभी तक सरकारी सतह पर कोई तिब्बी इमदाद नहीं दी गई और ना ही कोई माली इमदाद इनके लिए। गिरवानी, गरीब लोग अपना पेट पालने के लिए, बच्चों का रोजगार लेने के लिए जब दूर शहरों में इस तरह नौकरियां करने जाते हैं तो जो फैक्ट्री मालिक हैं उनका फर्ज बनता है कि जो अपने मुलाजिम मालिकान का तो फर्ज बनता है, लेकिन जो आपने सिक्योरिटी जो मेजर्स इन प्लेस रखने होते हैं, जो कानून में मौजूद है, जो लेबर लॉज में मौजूद है, वो कौन इंप्लीमेंट करेगा? लेकिन कौन करते हैं? गवर्नमेंट ने करना है, इन्होंने करना है, अपना काम तो ये करते नहीं है। और फिर एक मैं आखिरी वो जो थोड़ी सी डिटेल बस खत्म करता हूँ। मेमन सिंह एक छोटा सा कस्बा है शुमाल में बांग्लादेश के। एक आदमी था, गरीब आदमी, उसका बाप उसके सामने मर गया इसलिए कि वो उसके पास इलाज मुआवजे के लिए वहाँ पर कोई डिस्पेंसरी नहीं थी। वो ढाका में गया, 20 साल वहाँ पर उसने रक्षा चलाया, थोड़े थोड़े पैसे बचाता रहा, $4000 बचा के वापस अपने कस्बे में गया। एक उसने वहाँ पर छोटा सा क्लिनिक बनाया और वो अब वहाँ पर सूरत हाल ये है कि बड़े बड़े जो डॉक्टर्स हैं जब उन्होंने उसका अज़्म देखा तो वहाँ पर वो जाते हैं और मुफ्त इलाज की सहूलियात। तो बुनियादी तौर पर ये देखें, ये एक कहानी है। एक पर्सन जो है जब वो भी तय कर ले कि मैंने मुआशरे में कुछ काम तब्दीली लेके आनी है, जिस आदमी के पास जिसको हम पैसे देते हैं, जिस रियासत को हमारे लिए अस्पताल बनाओ, वो ना बनाए तो बेचारे फिर इनको ही बनाना पड़ेगा ना, रक्षे वालों को बनाना पड़ेगा। और यहाँ भी हमें बनाना पड़ेगा, ये नहीं बनाएंगे। बहुत शुक्रिया काजी साहब आपका। सभी साहब आपका प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए फीडबैक दीजिए खबर@duniatv.tv पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।